गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। देखिए, लास्ट क्लासेस में हमने अलेक्जेंडर के इन्वेजन के बारे में पढ़ा था कि सिकंदर ने भारत पर किस प्रकार से आक्रमण किए और उसके कौन कौन से आक्रमण प्रमुख थे। आज जो हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है वो है सिकंदर के भारत पर आक्रमण के क्या प्रभाव पड़े, व्हाट वर द इम्पैक्ट और व्हाट वर द इफेक्ट्स ऑफ अलेक्जेंडर्स इन्वेजन ऑन इंडिया। तो देखिए, सिकंदर का भारत पर आक्रमण ये भारतीय इतिहास की एक युगांतकारी घटना मानी जाती है। उसकी जो अभिलाषा थी वो तो साम्राज्यवादी अभिलाषा थी। भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार करने आया था क्योंकि वो एक महत्वाकांक्षी शासक था। वो मकदूनिया के छोटे से राज्य से संतुष्ट नहीं था, इसलिए उसने ईरान में और अन्य क्षेत्रों पर, मिस्र वगैरह पर आक्रमण करके उन्हें अपने अधीन कर लिया था और भारत में भी वो इस इच्छा से आया था, लेकिन भारत में वो पूरी तरह से सफल नहीं हुआ। उसके भारत पर आक्रमण के क्या प्रभाव पड़े, इस बारे में भी इतिहासकारों में आपस में विवाद है। जैसे कि डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव, आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव, उनका मानना है कि वो भारत में आंधी की तरह आया, कई क्षेत्रों को उसने नुकसान पहुंचाया और वो पानी के बुलबुले की तरह ही समाप्त हो गया। बबल, जैसे पानी का एक बुलबुला होता है, वो कुछ देर फैलता है और फिर खत्म हो जाता है। तो उनका मानना है कि सिकंदर के भारत पर आक्रमण के कोई चिरस्थायी प्रभाव नहीं पड़े, क्षणिक प्रभाव थे। इसी तरह से डॉक्टर V.S. स्मिथ, विंसेंट आर्थर स्मिथ, उनका ये मानना है, उन्होंने भी इसी प्रकार के विचार व्यक्त किए हैं। उनका मानना है ना तो सिकंदर संपूर्ण भारत को जीत सका और ना ही भारत पर अपनी कोई विशेष छाप वो छोड़ सका। R.K. मुखर्जी यानी राधा कुमुद मुखर्जी, उन्होंने भी इसी बात की वकालत की है। लेकिन कुछ अन्य इतिहासकार जैसे रोमिला थापड़ है, रोमिला थापड़ जैसे इतिहासकारों ने ये माना है कि सिकंदर ने अपने आक्रमणों में भले ही खूब रक्तपात किया हो, लेकिन इसके बावजूद उसके भारत पर आक्रमण के कुछ न कुछ महत्वपूर्ण प्रभाव जरूर पड़े थे। तो क्या क्या प्रभाव थे वो हम एक एक करके लेंगे। ये 2 दिन में इसको हम पूरा करेंगे, इस क्वेश्चन को। तो पहला जो एस्पेक्ट है वो है राजनीतिक एकता। देखिए, सिकंदर के आक्रमण के समय आप राजनीतिक स्थिति के बारे में जानते हो, भारत की किस प्रकार की थी। भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, दयनीय राजनीतिक स्थिति थी। इसी स्थिति का लाभ उठाकर सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। उसने अपने अभियानों में लगभग सभी शासकों और कबीलों को पराजित कर दिया। इससे उनकी सैनिक शक्ति दुर्बल हो गई और आगे आने वाले समय में चंद्रगुप्त मौर्य जैसे व्यक्तियों ने चाणक्य की सहायता से इन छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों को बुरी तरह से पराजित कर दिया, इनको हराकर समाप्त कर दिया। यहाँ तक कि उसने मगध के राजा धनानंद को भी पराजित करके उसके राज्य को अपने अधिकार में ले लिया। यानी सिकंदर ने आगामी आने वाले शासक यानी चंद्रगुप्त मौर्य के विजय की आधारशिला तैयार कर दी एक तरह से, क्योंकि उसने उन सभी राज्यों को कमजोर कर दिया। उत्तर पश्चिम राज्यों को कमजोर होने के कारण सिकंदर तो चला गया, सिकंदर तो आगे बढ़ा नहीं, वो कमजोर हो गया और उस कमजोरी का लाभ चंद्रगुप्त मौर्य ने उठाया। तो भारत की राजनीतिक एकता का जो एक मार्ग था वो सिकंदर तैयार कर गया। एक दक्षिण भारत के प्रसिद्ध इतिहासकार हैं नीलकंठ शास्त्री। नीलकंठ शास्त्री ने लिखा है कि सिकंदर ने पश्चिमोत्तर भारत के छोटे छोटे राज्यों को राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधकर अपनी क्षेत्रीय व्यवस्था को एक राजनीतिक सत्ता के रूप में संगठित कर दिया और इससे जो है मौर्य सत्ता को विशेष सहायता मिली आगे आने वाले समय में। तो पहला जो प्रभाव रहा सिकंदर के आक्रमण का भारत पर वो था कि भारत की राजनीतिक एकता स्थापित हो गई सिकंदर के आक्रमण की वजह से।
दूसरा पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट हेल्प्ड इन द फिक्सिंग ऑफ क्रोनोलॉजी। भारतीय इतिहास में तिथि निर्धारण में सहायता मिली। देखिए, अलेक्जेंडर के इन्वेजन से पहले की जो हिस्ट्री है, कोई भी डेट, आपने देखा, आपने फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ा, कोई भी डेट सुनिश्चित नहीं है। नो डेट इज फिक्स्ड। कोई भी देख लो आप, चाहे वो हड़प्पा सभ्यता का काल हो, चाहे वो वैदिक सभ्यता हो, चाहे वो महात्मा बुद्ध का जन्म हो, चाहे वो महावीर स्वामी का जन्म हो, आपने देखा कि कोई भी डेट को लेकर इतिहासकारों में सहमति नहीं है कि ये घटना कब हुई, क्योंकि हिस्ट्री जो लिखी जाती थी इंडियंस द्वारा, उसमें क्रोनोलॉजी का कोई ध्यान नहीं रखा जाता था। लेकिन सिकंदर के भारत पर आक्रमण की जो तिथि है, यानी 326 ईसा पूर्व, ये भारतीय इतिहास की पहली निश्चित तिथि है। पहले भी तिथियां हुआ करती थी, मैं ये नहीं कह रहा कि तिथि नहीं होती थी। जो राजा जब गद्दी पर बैठता था तब से वो काल निर्धारण शुरू हो जाता था। इसी को तो बोलते हैं संवत, शक संवत, विक्रमी संवत। ये क्या है कि जब भी जो राजा राजगद्दी पर बैठता था वो सोचता था कि इतिहास की शुरुआत तभी से हुई है, और उसी के अनुसार फिर वो क्रोनोलॉजी हुआ करती थी। तो अपने अलग अलग संवत चलाया करते थे। लेकिन यूनानी इतिहासकारों ने इस संवतों पर बल नहीं दिया, बल्कि उन्होंने सेट पैटर्न, सेट डेट जो है फिक्स कर दी। जैसे सिकंदर के भारत पर आक्रमण की ये पहली निश्चित तिथि है भारतीय इतिहास की। ये मैंने आपको पहले क्लासेस में भी बताया है कि भारत पर सिकंदर के आक्रमण की जो तिथि है, ये भारतीय इतिहास की पहली निश्चित तिथि है। तो इतिहास लेखन में इसके बाद तिथि लेखन की परंपरा का आरंभ हुआ। पहले तिथि जनरली लिखी नहीं जाती थी, और इतिहास लेखन की परंपरा का भी प्रारंभ हुआ एक तरह से। पहले हिस्ट्री भी, जब मतलब अगर भारतीयों से पूछते थे भाई वो राजा कब हुआ, तो वो कहानियां सुनानी शुरू कर देते थे। यूनानियों के साथ, मतलब सिकंदर के साथ बहुत से जो लेखक आए, उन्होंने भारत की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक स्थिति के बारे में लिखा। जैसे अरियन, स्ट्राबो, प्लूटो, नियार्कस, बहुत से ऐसे इतिहासकार आए जिन्होंने भारत की विभिन्न स्थितियों के बारे में, यहाँ तक कि भौगोलिक स्थितियों के बारे में भी लिखा। तो भारत से संबंधित बहुत सी जानकारी हमें यूनानी इतिहासकारों के लेखों से मिली, और मतलब यूनानी इतिहासकारों के लेखों को प्राप्त करके बहुत से भारतीयों ने अपने लेख लिखने शुरू किए, इतिहास लिखना शुरू किया। यानी यूनानियों को स्रोत मानकर, यूनानी इतिहासकारों ने लिखा, उसको एक स्रोत मानकर बहुत से इतिहासकारों ने प्राचीन भारत का इतिहास लेखन किया। सिकंदर के आक्रमण के एक और जो महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा वो ये था कि भारत के विदेशों के साथ संबंध स्थापित हुए। अब देखिए, सिकंदर जो है ईरान, मध्य एशिया, एशिया माइनर को अधिकार में लेने के पश्चात वो भारत की ओर बढ़ा था। तो उसने अपने इन अभियानों में बहुत से जल और थल मार्गों का प्रयोग किया। ये जो जल और थल मार्ग थे, अब देखो, वापस लौटते हुए भी उसने अपनी सेना को दो भागों में बांटा था। एक तो जल मार्ग से गई थी, एक थल मार्ग से गई थी। तो क्या हुआ, ये जो मार्ग नए नए पता लगे, इनसे विदेशियों का भारत में आना जाना शुरू हो गया, और भारतीय व्यापारी विदेश में जाना इन्होंने शुरू कर दिया। तो ये मार्ग स्थापित करने में सहायक सिद्ध हुई सिकंदर के भारत पर आक्रमण। इसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट लेंगे हम, वो है सिकंदर के आक्रमण के क्या आर्थिक प्रभाव पड़े, व्हाट वर द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स इन्वेजन ऑन इंडिया। अब तक हमने राजनीतिक जो प्रभाव है वो पढ़े, अब हम आर्थिक प्रभावों को पढ़ेंगे। तो देखिए, पहला आर्थिक प्रभाव तो ये पड़ा कि सिकंदर के आक्रमण के कारण
भारत में जन धन को गहरी हानि हुई। सिकंदर भारत में मतलब 327 ईसा पूर्व के आसपास वो चला था और लगभग 2 वर्ष वो भारत में निरंतर युद्ध करता रहा, भारतीय कबीलों से, भारतीय शासकों से। और इस अभियान में उसने बहुत से राजा और जनजातियों को पराजित किया। उसने तबाही मचाई युद्धों में, जी भरकर भारत को लूटा। उसके सैनिक भारत में प्रचुर मात्रा में सोना चांदी लेकर मकदूनिया चले गए। और जिन शासकों ने सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर ली, उन्होंने भी सिकंदर को बहुत अधिक मात्रा में उपहार भेंट स्वरूप दिए, जिससे भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो खराब हो गई। ये तो बात है धन की हानि। जन की बहुत हानि हुई, हजारों की संख्या में भारतीयों को मौत के घाट उतार दिया गया और भारत के बहुत से सैनिक सिकंदर के विरुद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। तो ये अपार जन और धन की हानि हुई। लेकिन व्यापार भी बढ़ा, व्यापार में वृद्धि हुई। सिकंदर के आक्रमण के कारण अनेक व्यापारिक मार्गों की खोज हुई, जिसमें जल मार्ग भी थे और थल मार्ग भी थे। तो इन व्यापारिक मार्गों से यूनान, इटली, रोम, ईरान, वेनिस, मध्य एशिया के बहुत से देशों से भारत के व्यापारिक संबंध स्थापित हो गए। भारत और यूनान के बीच में भी जो व्यापारी थे वो नियमित रूप से आने जाने लगे और पश्चिमी देशों के व्यापारी जो होते थे वो भारत से सूती वस्त्र, मसाले, हाथी दांत की बनी वस्तुएं, अनाज वगैरह ये सब ले जाया करते थे और इसके बदले सोना और चांदी जो है वो दिया करते थे। तो इस तरह से व्यापार में वृद्धि हुई, एक यह आर्थिक प्रभाव पड़ा। मुद्रा पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। बहुत सी मुद्राएं हमें यूनान की भारतीय उत्तर पश्चिमी भारत से प्राप्त हुई है। हमें जो एक यूनानी सिक्का मिला है, यूनानी मुद्रा मिली है, जिस पर पोरस के साथ युद्ध का चित्र जो है उसमें अंकित किया हुआ है। इसमें पोरस को हाथी पर और सिकंदर को घोड़े पर सवार होकर युद्ध करते हुए दिखाया गया है। और यही नहीं, अगर हम देखें आने वाले जो शासक थे भारत के, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य और आगे जो और मौर्य शासक थे, उनकी मुद्रा पर भी, उनके सिक्कों पर भी यूनानी प्रभाव देखने को मिलता है। यानी यूनानियों के प्रभाव में आकर भारतीयों ने अपने सिक्के बनाए, उन पर यूनानी प्रभाव झलकता है। बाकी जो इसके प्रभाव हैं, सांस्कृतिक प्रभाव और सामाजिक प्रभाव, वो फिर हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।